आज हम लोग आधुनिक भारत सीरीज के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत कक्षा 8 के चैप्टर 2 जिसका नाम व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि व्यापार से साम्राज्य तक, मतलब कि जैसे भारत में सर्वप्रथम जो यूरोपीय कंपनियां जो थी, यूरोपीय कंपनी जो भारत में आई, सर्वप्रथम उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था। वह उसका उद्देश्य था भारत के कुछ कीमती सामान जैसे रेशम, सूती वस्त्र या विभिन्न प्रकार के मसालाएं, जैसे आपका यह यूरोपीय कंपनी जो है यहाँ मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए। सर्वप्रथम जैसे आपको जानना चाहिए कि भारत में जो व्यापार करने के लिए जो यूरोपीय कंपनी आए, उसमें सबसे पहले पुर्तगाली थे। कौन से थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सबसे पहले व्यापार करने के लिए कौन सा आए? पुर्तगाली आया। इसके बाद पुर्तगाली के बाद जो है आपका डच, जिसको वर्तमान में हॉलैंड कहा जाता है, वो आए। इसके बाद व्यापार करने के लिए भारत में ब्रिटिश मतलब अंग्रेज आए, अंग्रेज। इसके बाद भारत में ब्रिटिश के बाद डेनमार्क के व्यापारी आए, जिसको डेनिश भी कहा जाता है, और फ्रांस के व्यापारी आए। इसके बाद फ्रांस के व्यापारी आए। तो पुर्तगाली जो है भारत में सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आए। उस समय भारत का जो शासक था वह सिकंदर लोदी था। पुर्तगाली जो है भारत में व्यापार करने 1498 ईस्वी में आए। उस समय शासक कौन थे? उसके आने के समय शासक कौन थे? सिकंदर लोदी थे। और यह वापस 1961 ईस्वी में गया। वापस कब गया? 1961 ईस्वी में गया। उसी तरह डच जो है, डच जिसको हॉलैंड के भी व्यापारी कहा जाता है, जिसको वर्तमान में हॉलैंड कहा जाता है, डच, यह व्यापार करने के लिए 1596 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में आए थे और गए 1824 ईस्वी में गए। उसी तरह मतलब अंग्रेज जो है भारत में आए 1600 ईस्वी में आए। उस समय भी अकबर का शासनकाल था और गए 1947 ईस्वी, जिसके बारे में तो आप जानते हैं कि आज़ादी हमें प्राप्त हुई थी 1947 में। इसके बाद डेनमार्क जो जिसको डेनिश भी कहा जाता है, वहाँ के व्यापारी सर्वप्रथम 1616 ईस्वी में आए। उस समय शासन का जो बागडोर जो था जहांगीर के हाथों में था और यह गए 1845 ईस्वी में गए। यह कब गए? 1845 ईस्वी में। उसी तरह फ्रांस के जो व्यापारी थे, यह भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में आए। उस समय औरंगजेब का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? औरंगजेब का शासनकाल था। और ये गए कब? 1954 ईस्वी में गए। तो इससे स्पष्ट है, यह 1954 ईस्वी में गए, 1954 में गए। तो कहने का अर्थ हुआ कि यूरोपीय जो कंपनियां भारत में आई, उसमें सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली था, इसके बाद डच थे, इसके बाद ब्रिटिश, डेनमार्क और फ्रांस। और सबसे पहले पुर्तगाली जो आए वह सबसे अंत में भी गए। यह भाई भी बात आपको पॉइंट याद रखना है कि पुर्तगाली सबसे पहले तो भारत में आए व्यापार करने के लिए, लेकिन गए कब? सबसे अंत में गए। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि व्यापार से साम्राज्य कैसे स्थापित किया यह कंपनी। खासतौर पर अंग्रेज जो है भारत पर शासन का एकदम बढ़िया तरीके से, कह सकते हैं कि अच्छी तरीक़ों से उसने शासन स्थापित किया। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसे देखते हैं कि मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। मतलब जब यूरोपीय कंपनी आ रही थी, खासतौर पर जो ब्रिटिश कंपनी जो आई, तो उसमें मुग़ल बादशाहों में उस समय शासन किसका था? मुग़ल का शासन था। और अंग्रेज जो आए थे किसके शासनकाल में आए थे? अकबर के शासनकाल में आए थे। यह याद रखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे।
और मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के कुछ बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1707 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहुत सारे गुलाम सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। अर्थात जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, इसके बाद क्या हुआ कि भारत में जो मुग़ल सूबेदार थे या बड़े बड़े ज़मींदार थे, वह अब अपनी ताकत दिखाने लगे उसकी मृत्यु के पश्चात, औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात। और धीरे धीरे वह अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी। मतलब कहने का अर्थ वह अपना शासन अलग अलग छोटे छोटे भागों में सभी सूबेदार और ज़मींदार जो है अपना शासन स्थापित कर लिए। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्रों के रूप में नहीं रहा। मतलब कि जैसे जैसे यह क्षेत्रीय छोटे छोटे जो सूबेदार या ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार जो थे, अपना क्षेत्र बनाने लगे, अपना शासन का क्षेत्र जो रियासतें जो थी वह कायम करने लगे, उससे क्या हुआ, दिल्ली अब जो है पहले जैसा प्रभावी केंद्र नहीं रह गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। जो ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, इसके बाद क्या हुआ, सभी छोटे छोटे जो सूबेदार थे अपना अलग अलग क्षेत्र बनाने लगे। तो इसी दौरान अंग्रेज जो है धीरे धीरे उन लोगों पर हावी होने लगा और वह उस एक नए ताकतवर के रूप में वह विकसित हो गया। इसी तरह देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे। मतलब अंग्रेज जो सबसे पहले आए वह किसके रूप में आए, तो एक छोटे से व्यापारी के रूप में आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जा में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अंग्रेज जो है उसका मुख्य उद्देश्य शासन करना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे उसको यहाँ के शासन में भी दिलचस्पी होने लगा और वह धीरे धीरे अपने जो पैर जो है वह व्यापार से सत्ता की ओर अग्रसर कर लिए। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जो संपूर्ण भारत पर वह अपना जो है कब्जा कर लिए, शासन कर लिए। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि कैप्टन हंटसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उसके बेटे की गिरफ्तारी। कैप्टन हंटसन ये है और बहादुर शाह जफर और उसके बेटा का गिरफ्तारी किया गया है। इस चित्र में दिखाया गया है कि औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना रहा। मतलब औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। उसकी मृत्यु होने के पश्चात कोई ऐसे तो ताकतवर बादशाह नहीं हुआ, फिर भी बादशाहों का जो शासन क्रम जो था वह चलता ही रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, जब 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ, तो उस दौरान विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। मतलब बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। और यह चीज़ देख करके अंग्रेज जो है बहुत ही वह अंग्रेज जो है गुस्से में आ गया। और इसके बाद वह जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने, मतलब कि यूरोपीय अंग्रेज जो है वह बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके सामने ही उसके बेटे को मार डाला। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आए, सर्वप्रथम वह भारत के पूर्वी भाग में आए थे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। मतलब चार्टर क्या होता है? चार्टर एक लिखित होता है व्यापार करने के लिए जो दिया जाता है, इजाज़तनामा जो दिया जाता है उसको चार्टर कहा जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई, वह 1600 ईस्वी में क्या किया, इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। कंपनी को कहाँ व्यापार करने का
अधिकार मिल गया पूर्वी क्षेत्र में। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। मतलब कि कहने का अर्थ हुआ कि यह जो चार्टर जो था, इजाज़तनामा जो था, इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके या उसके प्रतिस्पर्धा कोई कंपनी इंग्लैंड की नहीं करेंगे पूर्व में व्यापार करने के लिए। इस तरह इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार कर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। मतलब कि यह जो आदेश जो मिल गया, इजाज़तनामा जो मिल गया, इससे कंपनी पूर्व की दिशा में पूरा समुद्र पार करके किसी भी क्षेत्र में जाकर के व्यापार कर सकते थे, वहाँ से सस्ते दामों में वस्तुओं को खरीद करके और इंग्लैंड में ला करके वह मतलब यूरोपीय क्षेत्र में ला करके महंगे दामों पर बेच सकते थे कंपनी। तो यही हुआ कि वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिकी कंपनी के तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। मतलब कि वाणिज्यिकी का क्या अर्थ होता है इसको देख लेंगे कि वाणिज्यिकी किसको कहेंगे। वाणिज्यिकी एक ऐसे व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, मतलब उसको वाणिज्यिकी कहा जाता है। तो उस जमानों में वाणिज्यिकी कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। मतलब आपस में झगड़ने से अच्छा है कि वह चुपचाप वह झगड़ा न करे और मुनाफा कमाए, अपना व्यापार स्थापित करे। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती है। इससे तो स्पष्ट हो गया। जैसे कि अगर मान लीजिए मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा तो क्या होगा। सस्ती वस्तुएं, कोई भी वस्तु का कंपटीशन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी वस्तु अगर मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं रहेगा तो लोग कहीं से भी सस्ता खरीद करके उसको मार्केट में आसानी से महंगे दरों पर बेच सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसके सिवाय दूसरा कोई बेचने वाला है नहीं। तो यही हुआ यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। मतलब यह दस्तावेज में ऐसा नहीं था कि जो है दूसरे यूरोपीय ताकत को पूर्व के बाज़ारों में आने से रोक नहीं सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट पर को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, अर्थात केप ऑफ गुड होप के बारे में जिक्र हुआ है। तो देखते हैं केप ऑफ गुड होप क्या है। तो सर्वप्रथम केप ऑफ गुड होप के बारे में जानते हैं कि केप ऑफ गुड होप का खोज, जिसको उत्तर मासा अंतरीप भी कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप का जो है को उत्तर मासा अंतरीप भी कहा जाता है। इसका खोज बार्थोलोमियो डियाज ने 1487 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1487 ईस्वी में। कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज, जो यूरोपीय नागरिक था, उन्होंने किया था। यहाँ तक समझ में आ गया। केप ऑफ गुड होप, जिसको दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट को छूते हुए जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, का खोज किसने किया था? जो है बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। और यह कब किया था? तो 1487 ईस्वी में किया था। देखते हैं। तो चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक, मतलब जब तक इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वह जो है जहाज़ अफ्रीका से आते हुए केप ऑफ गुड होप को छूते हुआ जब तक हिंद महासागर को पार कर भारत आते, तब तक पुर्तगाली जो है ऑलरेडी भारत में प्रवेश कर चुके थे। तो वही बताया गया है कि पुर्तगाली ने भारत के पश्चिमी तट पर अपना उपस्थिति दर्ज करा ली थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। वे कहाँ अपना ठिकाना बना चुके थे? गोवा में ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। समझ में आ गया यहाँ तक? अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि भारत का जो यूरोपीय महाद्वीपों के लिए भारत का खोज जो है आपको
ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? 1498 ईस्वी में, देखते हैं 1498 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। यह ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा किया गया? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। वास्को डी गामा कहाँ के व्यक्ति थे? यह पुर्तगाली जो है व्यापारी थे, खोजे व्यापारी थे, और इनको पुर्तगाल के शासक इमैनुअल ने भेजा था। इनको वास्को डी गामा को भारत में व्यापार करने के लिए कौन भेजा था? तो पुर्तगाल के शासक इमैनुअल ने भेजा था वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में जो है, थोड़ा यह ध्यान याद रखिएगा कि वास्को डी गामा जो है भारत में आए, वह पश्चिमी भाग में आए, तो पश्चिमी भाग में वह आए कालीकट, भारत का पश्चिमी भाग जो आए वह कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे, जिसको वर्तमान में कालीकट को कोझिकोड कहा जाता है। कोझिकोड कहा जाता है। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन थे। कौन थे? जमोरिन थे, और उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा का स्वागत किया था। जमोरिन जो है हिंदू शासकों की उपाधि होती है। जमोरिन जो है कालीकट के हिंदू शासकों की उपाधि थी। तो इस दौरान जब वास्को डी गामा भारत में व्यापार करने के लिए आया, तो जब वास्को डी गामा ने भारत का खोज कर लिया, इसके पश्चात जब वह अपनी यात्रा को संपूर्ण किया, जब वह वापस लौटा, तो वापस लौटने के दौरान वास्को डी गामा जो है जहाज में काली मिर्च भर कर ले गया, वह पुर्तगाल ले गया। तो जहां वह काली मिर्च को बेचने से वास्को डी गामा को 60 गुना फायदा हुआ। कितना गुना फायदा हुआ? 60 गुना फायदा हुआ। और इस चीज़ को देखकर पुर्तगाली व्यापारी जो है भारत में व्यापार का उद्देश्य से अग्रसर हो गया। अर्थात यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आप आगे देखते हैं कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। डच भी हिंद महासागर में व्यापार की जो है संभावना तलाशने लगे थे। और कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। भारत में फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। जैसा कि आपको बताया गया पहले ही कि भारत में जो यूरोपीय कंपनी जो व्यापार करने के लिए आए, उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज या ब्रिटिश आए, उसी को कहा जाता है। इसके बाद डेनिश आए, या जिसको डेन कहा जाता है, और इसके बाद फ्रांसीसी आए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूरोपीय कंपनियों में स्पेनिश कंपनी मतलब स्पेनिश कंपनी जो है वह भारत में व्यापार करने के लिए नहीं आए, वह सिर्फ चीन तक ही सीमित रह गए। यह आप याद रखेंगे, भारत में स्पेनिश कंपनी व्यापार नहीं किए, वह चीन तक ही रह गए। भारत में सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाल आए, और यह सबसे अंत में भी गए। पुर्तगाली जो है सबसे अंत में भी भारत से गए, व्यापार जो है मतलब कि भारत को छोड़ करके गए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं हम लोग। समस्या यह थी कि समस्या यह भी हो गई कि यह जो कंपनियां, सभी देश के जो कंपनियां आई, यूरोपीय कंपनियां, सारी कंपनियां एक ही जैसे चीज़ खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन कंपनियों की कीमतें बढ़ने लगी, और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। मतलब कि जैसे ही कंपटीशन बढ़ा तो मुनाफा उनका क्या हो गया? गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर सके। मतलब कि जैसे बहुत सारा कंपनी हो गया, तो अब इसको वहाँ भारत से सामान ले जा कर के यूरोप में बेचने में इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह कीमती दरों पर बेच नहीं पा रहे थे। तो अब इनके पास में एक ही जो है रास्ता रह गया, वह प्रतिस्पर्धी कंपनी को ख़त्म करना। तो मतलब कि वह कंपनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगे। वह नुकसान कैसे? तो जैसे जहाज़ के माध्यम से जाते थे तो उनको जहाज़ें रास्ते में डुबाने लगे। जैसे लिहाजा बाज़ारों पर कब्जा की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। आपस में ही व्यापारी कंपनी लड़ाई करने लगे। 17वीं और 18वीं सदी में
जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी दूसरे कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलाबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण अस्थायी शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापारिक और राजनीतिक को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। मतलब कहने का अर्थ हुआ यह कि जो कंपनियां इतनी अधिक संख्या में आ गई भारत में व्यापार करने के लिए, वह आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे और धीरे धीरे इसका प्रतिस्पर्धा का जो आपसी टकराव जो था कंपनियों का, यह धीरे धीरे वहाँ के शासकों और स्थानीय लोगों से भी होने लगा। और यह धीरे धीरे यह जो व्यापारिक कंपनियां जो थी धीरे धीरे राजनीतिक में भी, व्यापार के साथ साथ राजनीतिक में भी दखल देने शुरू कर दिया। और यह कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे आगे पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई वह कहाँ व्यापार शुरू की? बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। मतलब हुगली नदी के किनारे सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? सबसे प्रथम हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। अर्थात फैक्टर जो है, व्यापारियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। यह आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसको, फैक्टर को आप लोग ध्यान रखेंगे। यह फैक्टर जो है व्यापारी कंपनियों को उस जमाने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। और यहीं पर उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनियों के अफसर बैठते थे। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अर्थात फैक्ट्री के निकट बसने से क्या होगा? उनका व्यापार करने में आसानी महसूस होगा। इसके बाद 1696 ईस्वी तक कंपनी ने इन आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी क्या हुआ? देखिए, व्यापार करना स्टार्ट किया। इसके बाद वह अपना एक जैसे कंपनी के चारों तरफ का क्षेत्र के ऊपर कब्जा स्थापित किया और इसके बाद जो है वह जो है वहाँ पे किला बनाना स्टार्ट कर दिया। और 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर, चूँकि मुग़ल का शासनकाल था अंग्रेज के आने के दौरान, तो मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों को जमींदारी भी खरीद ली। मतलब 3 गाँव को जो है वह जमींदारी भी खरीद लिया, वहाँ का मतलब ज़मीन का जो है जमींदारी भी खरीद लिया। इस तरह इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। एक गांव का नाम क्या था? कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। उसने मतलब 3 कंपनियां जो खरीदा उसमें एक था कालीकाता, जिसको बाद में वहाँ कलकत्ता कहा गया। अभी वर्तमान में उसको कोलकाता कहा जाता है। यह ध्यान रखेंगे आप लोग। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया। कंपनी जो थे वह धीरे धीरे उस समय मुग़ल सम्राट कौन थे? औरंगजेब थे, को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी को मतलब कि वह कंपनी को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना है और वह बिना टैक्स दिए हुए व्यापार करे, इसके लिए वह आदेश जारी कर दें।
जिसको फरमान कहेंगे, जारी कर दें। इसके लिए वह राजी भी कर लिया अंग्रेज। देखिए कितना अंग्रेज जो है चालाकी से काम कर रहा था। तो वही फरमान को क्या कहा था, एक शाही आदेश होता है जो मुगल सम्राट के राजाओं के द्वारा, मुगल मतलब कि राजाओं के द्वारा दिया जाता था। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। कंपनी व्यापार से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। कंपनी धीरे धीरे क्या हुई, ज़्यादा से ज़्यादा वह रियायतें हासिल करने लगी, छूट हासिल करने लगे और अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगा। इस तरह उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। मतलब औरंगजेब का जो फरमान जारी हुआ उसमें केवल कंपनी को ही था, लेकिन उसमें क्या हुआ, ऑफिसर भी अपने निजी तौर पर भी व्यापार करने लगे और वह बिना टैक्स दिए हुए। वही आपको बताया गया है, कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। मतलब किस तरह वह धीरे धीरे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, इसको आप देख रहे हैं। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम होने लगा, जिसका असर बंगाल का राजस्व वसूली पर लगा। और वहाँ ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों न करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, बंगाल का जब नवाब मुर्शीद कुली खां थे, वह इसका क्यों नहीं विरोध करते, क्योंकि विरोध तो करना लाजमी था, क्योंकि उनका जो है वह शुल्क जिससे शासन प्रणाली चलती है, टैक्स जो आय जो आता है, जो रुपए जमा होते हैं जिससे कि वह शासन व्यवस्था आसानी से चला सके, वह धीरे धीरे कम हो गए। शुल्क कम हो जाने से क्या हुआ, रियायतें ज़्यादा हो गए और टैक्स आ नहीं रहे थे, जिससे उनको नुकसान होने लगे और शासनकाल चलाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्यों नहीं विरोध करते, तो ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां क्यों ना विरोध करते। आगे देखिए, जैसे इस चित्र में देख रहे हैं कि मद्रास के जहाज से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया यह चित्र है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि देख रहे हैं व्यापार से युद्ध तक का, मतलब कि यह जो कंपनियों का धीरे धीरे यह व्यापार जो है वह कौन सा रूप ले लिया, युद्ध का रूप ले लिया। अब वह लड़ाई झगड़े पर भी उतारू होने लगे। तो इसके बारे में जानेंगे कि 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव जो है काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब जो मर गए, उनकी मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल के नवाब अपना ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति में भी ऐसी ही थी। मतलब कि जब बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे तो उस समय दूसरी क्षेत्र भी अपना जो है ताकत दिखाने लगे थे। आगे देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां के बाद अली वर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। यह सभी जो शासक जो थे शक्तिशाली शासक थे, जिससे कंपनी को कठिनाइयाँ हो रही थी। अब यह कंपनी का जब उसे व्यापार करने में मनचाहे ढंग से छूट नहीं मिल रहा था, तो वह कंपनी धीरे धीरे क्या हुआ, वह कंपनी जो है आपस में कंपनी जो है वह शासकों से टकराव करने लगे और यह ऐसा नौबत आ गया कि युद्ध तक का भी नौबत आ गया। तो उसी को देखते हैं कि उन्होंने कंपनियों को रियायतें देने से मना कर दिया। मतलब कि यह जो सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब जो बने, वह कंपनियों को जो छूट जो मिल रही थी, रियायतें जो मिल रही थी, उसको देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे गए। मतलब नजराने मतलब कि उसके शुल्क मांगे गए। नजराने का मतलब होता है उनसे शुल्क मांगने गए। आगे देखते हैं, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उनकी किलाबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। अंग्रेज जो है अपनी किलाबंदी जो बढ़ा रहे थे उसको रोक भी दिया गया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम
होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। कंपनी किस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी? टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। मतलब जो ही उनसे नजराना मांगा गया, मतलब जो है शुल्क मांगा गया, तो वह कंपनी जो है इतराने लगी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव को जैसे देख रहे हैं इस चित्र में। आगे जैसे देखते हैं हम लोग, कंपनियां जो है का कहना था कि स्थानीय अधिकारों को बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। मतलब कंपनी धीरे धीरे नखरा स्टार्ट करने लगा जब उससे कर मांगा गया या उसको किलाबंदी करने से जब रोक दिया गया, जो है यह मुग़ल शासकों के द्वारा, खासतौर पर सिराजुद्दौला के द्वारा रोक दिया गया, तो वह कंपनी यह कहने लगी कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से, मतलब स्थानीय जो शासक है उसकी बेतुकी मांगों से कंपनी की व्यापार तबाह हो रही है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। मतलब वह कहने लगा व्यापार उसी समय अच्छे ढंगों से हो सकता है जब शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था, अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा। यह टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों के परिणाम स्वरूप प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। मतलब इन टकरावों की परिणति, इस टकराव का जो परिणाम जो था वह प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखते हैं प्लासी के युद्ध के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। प्लासी के युद्ध के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? प्लासी के युद्ध के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, सबसे प्रथम प्लासी के युद्ध के बारे में आपको जानना चाहिए कि प्लासी का जो युद्ध था वह आपको हुआ कब। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। यह किसके बीच हुआ? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। अंग्रेज का जो है उस समय गवर्नर कौन था? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। अंग्रेज का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ प्लासी का युद्ध। यहाँ तक ध्यान रखेंगे आप लोग। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का जो युद्ध हुआ, इस युद्ध को बंगाल का प्रथम क्रांति भी कहा जाता है। बंगाल का प्रथम जो है क्रांति भी इस युद्ध को कहा जाता है। उस समय बंगाल के गवर्नर जो है रॉजर ड्रैक थे। बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉजर ड्रैक थे। बंगाल के गवर्नर थे रॉजर ड्रैक थे। और उस समय जो कंपनी का जो शासन व्यवस्था जो था वह रॉबर्ट क्लाइव के पास था। किसके पास था? रॉबर्ट क्लाइव के पास था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक समझने में। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध जो है। प्लासी का युद्ध जो है यह बंगाल के, जो अभी पश्चिम बंगाल है, बंगाल के नदिया जिला के पास बसा हुआ, बंगाल के जो है कौन सा जिला था? नदिया जिला। बंगाल के नदिया जिला के पास बसा हुआ एक गांव प्लासी गांव, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था प्लासी गांव था। वहाँ पे हुआ, जो गंगा के सहायक भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये प्लासी का जो युद्ध हुआ वह प्लासी गांव जो है बंगाल के नदिया जिले में गंगा के सहायक नदी भागीरथी के किनारे बसा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इसमें पॉइंट क्या है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ध्यान रखिएगा कि प्लासी का युद्ध, जिसको बंगाल का प्रथम क्रांति भी कहा गया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है वह 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात, जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां जो है मर गया, इसकी मृत्यु के पश्चात
सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कौन से नवाब बने? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने, और वह शक्तिशाली नवाब थे जिन्होंने अंग्रेज के रियायतें जो मिल रही थी, छूटें जो मिल रही थी, अंग्रेज जो किलाबंदी कर रहा था, यह सभी का विरोध किया। तो कंपनी को यह सभी रास नहीं आ रहे थे, तो कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। कंपनी सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे कठपुतली बनानी चाहती थी, मतलब कंपनी जो क्या बनाना चाहता था? कठपुतली बनाना चाहता था, जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। मतलब अंग्रेज चाह रहा था कि सिराजुद्दौला के स्थान पर ऐसा व्यक्ति को वहाँ पर अंग्रेज नवाब बनाया जाए जो कठपुतली की तरह काम करे। किसकी तरह काम करे? कठपुतली की तरह काम करे। अब कठपुतली क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। कठपुतली यह एक खिलौना होता है। कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जैसे देखे होइएगा कठपुतली को, जैसे बहुत सारे जादूगर दिखाता है या विभिन्न प्रकार के खेल में दिखाया जाता है कि हाथों के इशारों से धागों में लटका हुआ जो गुड़िया रहता है उसको कैसे नचाया जाता है। जो व्यक्ति के किसी और के इशारे पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। कठपुतली समझ गए? कठपुतली का कहने का अर्थ हुआ कि जिसे हम अपने हिसाब से नचा सकें। अंग्रेज ऐसे ही शासक चाहता था कि सिराजुद्दौला के जगह पर बैठाए। आगे देखते हैं, कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी जो है यह प्रयास किया कि सिराजुद्दौला की तुलना में कंपनी जो है प्रयास किया कि किसी को भी नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे। चूँकि सिराजुद्दौला जो है गर्म मिजाज का था, इसलिए उसने जो है कंपनी को आदेश दे दिया कि वह उसके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। कंपनी जो है वह सिराजुद्दौला ने आदेश दिया। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने, मतलब सिराजुद्दौला ने, कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। आप ध्यान रखेंगे कि सिराजुद्दौला ने हमला कहाँ बोला? सिराजुद्दौला ने जो है कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कितने सिपाहियों से? 30,000 सिपाहियों से यह सिराजुद्दौला ने हमला बोल दिया। नवाब के फौजियों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिए और गोदामों पर ताला लगा दिए, अंग्रेज के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जा के लिए उधर का रुख किया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि सिराजुद्दौला ने जो है यह अपने 30,000 सैनिकों को लेकर के अंग्रेज के जो है कासिम बाजार में स्थित फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और वहाँ पे उसके गोदाम पर ताला लगा दिया, अंग्रेजों अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, उससे हथियार भी छीन लिया और उसके जहाज़ों को भी घेरे में ले लिया। इसके बाद वहाँ से सिराजुद्दौला ने कहाँ की ओर रुख किया? कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख किया। आगे देखते हैं, कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना किया। किसको रवाना किया? सेना को रवाना किया। तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय कहाँ था? मद्रास में तैनात था। कंपनी के अफसर को रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ सेना लेकर के रवाना किया? कलकत्ता के तरफ में रवाना किया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। रवाना किया। इसके बाद देखिए क्या हुआ। इन सेनाओं को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिली।
इन सेना को नौसैनिक पेरे की मदद भी मिली। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। 1757 ईस्वी में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा इसमें, और इसका मुख्य कारण हार का सामना करना पड़ा। और नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसके साथ विश्वघात किया, और सेनापति मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ बिना लड़े ही वह मैदान छोड़ दिया। यह याद रखेंगे कि सिराजुद्दौला के साथ जो है आपको उसके सेनापतियों ने विश्वघात किया। उसमें सबसे पहला सेनापति था आपका मीर जाफ़र। दूसरा सेनापति जो था वह यार लतीफ़ खां था, और तीसरा जो था वह था आपका राय दुर्लभ। यह सभी जो है विश्वघात किए, किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ किए। किस तरह किए? इन्होंने अपनी सेना को, टुकड़ी को उस युद्ध में लड़ने से मना कर दिया। मतलब बिना लड़े ही वह मैदान छोड़ के निकल गए, जिससे सिराजुद्दौला कमज़ोर पड़ गया और उसे अंत में जो है हार का सामना करना पड़ा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया। रॉबर्ट क्लाइव जो है यह कहकर उसके साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाएंगे। सिराजुद्दौला ने इतनी चालाकी किया कि उसने यह कहा कि इसके बाद जो है बंगाल का नवाब किसको बना देंगे? मीर जाफ़र को बना देंगे। और यही लालच में मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ जो है, यह जो सेनापति जो अपनी टुकड़ियाँ जो युद्ध में लेके जा रहे थे, वह अपनी टुकड़ियों को बिना लड़े ही वापस कर लिए, जिसके फलस्वरूप सिराजुद्दौला का सेना कमज़ोर हो गया और वह उसे युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि आपको यह ध्यान रखना, यह याद रखिएगा कि जो है बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला था उसके साथ विश्वघात किसने किया? तो मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ ने विश्वघात किया। इससे संबंधित जो है भारतीय जो कवि सुब्रमण्यम भारती जो है वह प्लासी के युद्ध को दुखभरी रात कहा। प्लासी के युद्ध को दुखभरी रात किसने कहा? भारतीय कवि सुब्रमण्यम भारती ने कहा था। उसी तरह प्लासी की लड़ाई एक अस्थायी दुखभरी रात थी, यह कहा नवीन चंद्र सेन ने कहा। प्लासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुखभरी रात थी, यह किसने कहा? प्लासी की लड़ाई जो है एक अस्थायी दुखभरी रात थी, यह किसने कहा? नवीन चंद्र सेन ने कहा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह देखिए जैसे मीर जाफ़र जो है, चूँकि मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव के बातों में आ गया और वह उसके चापलूसी में आ गया, इसीलिए मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। यह सभी पॉइंट आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, नहीं तो मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आप देखें कि बंगाल के में जो प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में विजय जो है रॉबर्ट क्लाइव की मदद से कंपनी विजय प्राप्त किया और सिराजुद्दौला को आसानी से वह सत्ता से हटा दिया। तो इससे खुश होकर के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीट थे। कौन थे? पीट। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीट ने खुश होकर के क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक या ईश्वर का कृपा पात्र सेनापति
बताया। किसको? रॉबर्ट क्लाइव को ईश्वर का कृपा पात्र सेनापति और या स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा। किसने कहा? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीट ने कहा। और यही प्लासी का युद्ध के पश्चात ही ब्रिटिश कंपनी अपना भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना आरंभ किया। मतलब मुख्य रूप से भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश कंपनी जो है भारत में किस युद्ध के पश्चात अपना प्रभुत्व स्थापित किया, तो उसका जवाब आप लोग देंगे प्लासी का युद्ध। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो आप लोगों को। यह प्लासी का युद्ध जो था उसको, प्लासी का युद्ध को बंगाल का प्रथम क्रांति भी कहा जाता है। यह भी आप नोट करके रखेंगे, प्लासी के युद्ध को बंगाल का प्रथम क्रांति भी कहा जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, इससे आगे एक पॉइंट छूट गया था, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या आप जानते थे कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? मतलब प्लासी का जो नाम पड़ा वह प्लासी क्यों पड़ा? प्लासी तो आप जान गए, यह बंगाल का जो है नदिया जिले के किनारे जो गंगा के सहायक नदी भागीरथी के किनारे जो है, गंगा के सहायक नदी भागीरथी के किनारे बसा हुआ है। बंगाल के नदिया जिले में, किस जिले में? नदिया जिले में है। वह प्लासी गांव जो है उसका नाम कैसे हो पड़ा, इसको देखते हैं। दरअसल असली नाम प्लासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को प्लासी यहाँ पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। मतलब कि इसको पलास के फूलों के कारण प्लासी कहा जाता था। पलास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनता था। पलास के जो खूबसूरत फूल थे उससे क्या बनते थे? पलास के खूबसूरत फूल से क्या बनते थे? गुलाल बनाया जाता था, जिसका उपयोग होली के अवसर पर किया जाता था। यह ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं आगे पॉइंट पे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित डेनहॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है। मतलब कि वहाँ बैठ करके सब आपस में मीटिंग करके भारत में शासन प्रणाली चला रहे थे। यह तो चित्र में आप सिराजुद्दौला को देख रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है संपन्नता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और विश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज साम्राज्य के एक मुख्य विदेशी मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 ईस्वी को कलकत्ता से यह चिट्ठी भेजी थी। और उस चिट्ठी में क्या था? लेकिन इतनी विशाल सभा का एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आई। और अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा ऐसे चीज जिस तरह इतना शोर मचाना उचित हो। आगे देखते हैं, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं कि प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली जीत थी। आपको तो बताया गया पहले ही, प्लासी की जीत जो है वह ब्रिटिश कंपनी जो थी उसका भारत में प्रभुत्व स्थापित हुआ वहाँ से। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जिसको मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेवारी संभालने को तैयार नहीं थी। कंपनी अभी भी चाहता था कि हम कोई कठपुतली को बैठा के रखे रहें और आसानी से अपना शासन व्यवस्था
कायम रखें। उसका मुख्य उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता है तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी? कंपनी को लग रहा था, मतलब समझ में आ रहा है ना आपको, ये कंपनी किस तरह चालाकी से वह चाह रहा था कि हम हर एक क्षेत्र में, प्रांत में वह कठपुतली को बैठा करके शासन करे और अपने मनमाने ढंग से, मतलब कि रियायतों पर कंपनी जो है वह अपना व्यापार करे और मुनाफा कमाए। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली जो है, नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलते हैं। कठपुतली जो नवाब होता है वह हमेशा कंपनी के इशारों पे नहीं चलते हैं। आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा के नज़र में सम्मान और प्रभुत्ता का दिखावा करना पड़ता था। तो स्वाभाविक है कि जो शासक रहेगा वह हमेशा तो चापलूसी अंग्रेज का नहीं कर सकता था। तो इससे कंपनी को क्या हुआ? राह आसान दिखता हुआ नहीं दिख रहा था, राह जो है आसान नहीं दिख रहा था। तो फिर कंपनी क्या करती इस कंडीशन में? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया। किसको बना दिया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई। मीर कासिम के साथ बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 ईस्वी में उसको भी हराना पड़ा, उसे बंगाल से बाहर कर दिया और फिर से मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का नवाब बनाया। मतलब कि बक्सर का जो लड़ाई हुआ 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ और वहाँ से वह मीर कासिम को हरा दिया और पुनः फिर से मीर जाफ़र जिसे बंगाल के नवाब से हटाया था उसे पुनः फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। आगे देखते हैं। अब नवाब को हर महीने, अब जो नवाब जो बनाया मीर जाफ़र को, अब उसे हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ? कंपनी राजस्व देने के मतलब ऊपर से वह राजस्व मतलब वसूली करना स्टार्ट कर दिया। कैसे वह सत्ता स्थापित किया, सो देख रहे हैं। आगे देखिए, कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतें और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 ईस्वी में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, जब 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। 1765 ईस्वी में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात कंपनी के इरादे भी बदल गए। कंपनी जो है कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनाना पड़ेगा। मतलब मीर जाफ़र के मरने के पश्चात कंपनी को यह लगने लगा कि अब जो है वह कठपुतली वाले नवाब को भी हटा दे और वह अपना खुद का नवाब बनाए। आखिरकार 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। बंगाल प्रांत का दीवान किसको नियुक्त कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को नियुक्त कर दिया गया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल की विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। जो ही वह दीवानी उसको मिला, मतलब कि शासन प्रणाली मिल गया, वह बंगाल का जो है दीवान नियुक्त कर दिया गया, शासक नियुक्त कर दिया गया कंपनी को। इसके पश्चात वह बंगाल का विशाल राजस्व का जो है नियंत्रण भी स्वयं उसे मिल गया। इस तरह कंपनी को एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी के शुरुआत से ही कंपनी शुरुआत से ही भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाता जा रहा था। लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। मतलब पहले जो अंग्रेज जो व्यापार करते थे तो यहाँ से जो सामान जो ले जाते थे, भारत से जो सामान ले जाते थे, उसके एवज में वह ब्रिटेन से लाए हुए सोने और चांदी के सिक्के देते थे। इस वजह से भी उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी।
इसके पश्चात प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगे और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोने लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। मतलब जो ही बंगाल का नवाबी मिल गया वह उसको ब्रिटेन से सोने लाने की ज़रूरत उसको हुआ ही नहीं। इस तरह अब भारत से ही होने वाले आमदनी, कंपनी को जो भारत से आमदनी हो रहा था उसी से कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपने फ़ौज को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। यहाँ तक तो समझ गए। आगे देखते हैं अफसर, कंपनी के अफसर नवाब जिसको नवाब बोला जाता था, अंग्रेज नवाब बोलते थे, नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? अर्थात इसका मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। कंपनी के पास चूँकि वह बंगाल का दीवान नियुक्त हो गया, तो बंगाल का दीवान नियुक्त होते ही उसकी शासन भी मिल गई, तो अब उसके पास सत्ता और ताकत दोनों था। ऐसे लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का अब हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने की ख्वाब देखने लगा। मतलब कंपनी का जो हर एक अफसर जो थे अब वह अपने आप को किसकी तरह देखने लगे? नवाब की तरह देखने लगे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों की इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। चूँकि अभी वह नवाब बन चुके थे बंगाल के। नवाब बनने के बाद क्या हुआ? वह अपना राज स्थापित कर चुका था, एक तरह से कह सकते हैं। और इसके बाद वह अपने मनमाने ढंग से निजी तौर पे जो है अब प्रत्येक ऑफिसर अपनी कमाइयाँ करना चाह रहे थे। आगे देखते हैं। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। रॉबर्ट क्लाइव खुद भारत में जो है बेहिसाब दौलत जमा कर लिया। और 1743 ईस्वी में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था, जिसका अभी मद्रास अब चेन्नई हो गया है, मद्रास आया था तो उसकी उम्र मात्र 18 साल की थी। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत में आया था तो 1743 ईस्वी में आया था। तो आप याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, अगर पूछा जाए कि रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था और किस उम्र में आया था, तो 1743 ईस्वी में 18 साल की उम्र में आया था। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि 1767 ईस्वी में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत लगभग 4,11,2 पाउंड के बराबर थी। मतलब देख सकते हैं कि वह 18 साल की उम्र में आया और आने के बाद वह भारत से इतनी दौलत इकट्ठा किया कि वह उसको जाने वक्त, जब वह जा रहा था भारत को पूर्णतः छोड़ करके दूसरी बार, तो उस समय उसके पास कुल संपत्ति कितनी थी? 4,11,2 पाउंड के बराबर लगभग थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। मतलब रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी के अंदर में जो भ्रष्टाचार था, जो फैला हुआ था, उसको खत्म करने का काम किसको सौंपा गया था? रॉबर्ट क्लाइव को सौंपा गया था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव तो खुद भ्रष्ट था, वह खुद से जो है पैसा इकट्ठा किया, दौलत इकट्ठा किया मनचाहे ढंग से, तो वही हुआ आगे। लेकिन 1772 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी। मतलब रॉबर्ट क्लाइव, जिसे दूसरे कार्यकाल के दौरान इंग्लैंड से जो है कंपनी के ऑफिसरों के बीच होने वाले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए नियुक्त किया गया था, बाद में उस पे ही ब्रिटिश संसद के द्वारा 1772 ईस्वी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा और उसे सफाई देनी पड़ी। इसके बाद देखते हैं, सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बरी तो कर दिया गया, लेकिन उसने 1774 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। अर्थात वह रॉबर्ट क्लाइव जो है को वहाँ की जो ब्रिटिश संसद थी वह आरोप से तो बरी कर दी, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है ग्लानि में, मतलब वह शर्म की वजह से वह आत्महत्या कर ली। कब? 1774 ईस्वी में। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की कंपनी के सभी अफसर रॉबर्ट क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। मतलब सभी जो है कंपनी के में जो ऑफिसर आए भारत में, उनका मुख्य उद्देश्य, बहुत सारे ऑफिसर का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि वह पैसा जमा करके, मतलब लोगों से लूट खसोट करके जो है पैसा लेके जाए। बहुत सारे ऐसे भी
जो ऑफिसर आया है बहुत ही ईमानदार, और वह एक मतलब शासक के रूप में नहीं आया, वह यहाँ पे जो है अपनी व्यापार भी फैलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर आए थे। तो वही देखते हैं, बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। मतलब जितने ऑफिसर आए सबको भ्रष्ट आप नहीं मान सकते। आगे देखते हैं, उनमें से बहुत सारे ऑफिसर साधारण परिवार से आए थे। बहुत सारे ऑफिसर जो तो क्या थे, साधारण सिंपल परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही था कि वे भारत में ठीक ठाक पैसे कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करे। मतलब सिर्फ उनका उद्देश्य था कि भारत आकर के कुछ पैसे अर्जित कर ले और ब्रिटेन वापस लौटने के पश्चात वह आराम से अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। वहाँ के लोग उन्हें क्या कहते थे? नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का अंग्रेजी संस्करण था। नवाब जो शब्द था वह किससे निकला है? भारतीय शब्द नवाब से निकला हुआ है। ब्रिटेन में लोग जो है, यहाँ के जितने भी ऑफिसर जो थे, उसको देख करके लोग वहाँ जो है हास्य मतलब कि हंसते थे। लोग उनको मजाक उड़ाते थे कार्टून में, नाटकों में। तो देखते हैं, उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। अर्थात वह ब्रिटेन के लोग जो है, जो ऑफिसर ब्रिटेन से भारत आए और यहाँ से पैसे जो है कमा करके गए, उससे लोग वहाँ जो है रातों रात मतलब अचानक से पैसे इकट्ठा करने वाले लोगों के रूप में, अमीरों के रूप में देखते थे। नाटक और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। उनका जो है मजाक नाटक और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। आगे देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, ब्रिटिश संसद में, तो वह अपने आप को कैसे देखता था, इसके बारे में देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है खुद को कैसे देखता था। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद, मतलब प्लासी की जो लड़ाई जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो हुआ, उसके बाद उसने ज़बरदस्त संयम का परिचय दिया। या कौन कह रहा है? रॉबर्ट क्लाइव खुद का अपनी जो है मतलब बड़ाई कर रहा है वो। आइए देखें उसने क्या कहा। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, संसद में उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था, जो कि वह कठपुतली बनाया बाद में। कठपुतली राजाओं का प्रथा आरंभ किया, एक तरह से कह सकते हैं। एक संपन्न शहर मेरी दया पर चल रहा था। मतलब उसका कहना था कि बंगाल जो है वह अब प्लासी के युद्ध के पश्चात वह मेरी दया पे चल रहा था, मेरी इशारों पे चल रहा था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरे एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक समय सोना और दूसरी तरफ जवाहरत थे। मतलब सोने और जवाहरत जो है भरे हुए थे उसके आसपास। उसका कहने का अर्थ था, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आप उस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। यह शब्द किसका है? रॉबर्ट क्लाइव का है। मतलब वह ब्रिटिश संसद में वह अपने आप का बड़ाई कर रहा है। आगे देखते हैं पॉइंट हम लोग। कंपनी का फैलता शासन, मतलब कंपनी जो है कैसे धीरे धीरे व्यापार से अपना शासन स्थापित किया, इसके बारे में देखते हैं। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर आप 1757 से लेकर के 1857 के बीच यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर जो कब्जा की प्रक्रिया जो थी, उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें हम निम्न बातों को पाते हैं कि कुछ अंग्रेज जो है ऐसा नहीं था कि वह किसी भी क्षेत्र पर डायरेक्ट वह कब्जा किया। मतलब कि वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कब्जा नहीं किया। अंग्रेज हमेशा धीरे धीरे व्यापार किया, धीरे धीरे वहाँ की जो राजा थे उसमें जो है राजाओं के आंतरिक मामले में शासन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किए, अपना धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ाया और अंत में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दिया कि उसे विवश कर दिया कि तुम हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम पे ऊपर अपना कब्जा जमा लेंगे। वही देखते हैं, किसी
अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद, बक्सर की लड़ाई जो है 1764 ईस्वी में जो हुई, बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। बक्सर की जो लड़ाई जो हुई थी, उस मीर अंग्रेज और मीर जाफर के बीच जो लड़ाई हुई, या ध्यान रखेंगे आप, बक्सर का लड़ाई जो हुआ, वह बक्सर का लड़ाई युद्ध से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो है कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हुआ। याद रखेंगे, बक्सर की लड़ाई बक्सर की लड़ाई से जो है कंपनी को कहाँ कहाँ अधिकार प्राप्त हुआ, वह उड़ीसा, बंगाल और बिहार में वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो बक्सर की लड़ाई के पश्चात कंपनी जो है भारतीय रियासतों में अपनी रेजिडेंट तैनात किया। रेजिडेंट होता क्या है, तो वह कंपनी की तरह नियुक्त एक व्यक्ति होता है जो कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक मामलों का प्रतिनिधि करता है। किसका? राजनीतिक और व्यावसायिक मामलों का प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लग गए थे। मतलब वह अपना रेजिडेंट हर एक क्षेत्र में नियुक्त किया, शासकों के क्षेत्र में नियुक्त किया। धीरे धीरे वह, जबकि उसका सिर्फ रेजिडेंट का उद्देश्य था कि कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक मामलों का जो है देख रेख करना था, लेकिन वह धीरे धीरे क्या किया, वह वहाँ के शासन व्यवस्था के भीतरी आंतरिक मामलों में भी वह दखल देने लगा। और इस तरह वह जो है रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी यह तय करने लगा कि अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाए, किस पद पर किसको बिठाया जाए। इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर अब तय करने चाहते थे और करने लगे भी। कई बार कंपनी ने रियासतों पर संधि भी थोप दिए। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि धीरे धीरे कंपनी क्या किया, सहायक संधि भी थोपने लगा। और जब सहायक संधि जो क्षेत्र, मतलब जो शासक सहायक संधि अपना लेते थे, अब वह अपना सेना नहीं रख सकते थे। कंपनी उसे क्या करता था, अपना सेना प्रोवाइड करता था और उसके एवज में एक मोटी रकम जो है वह कंपनी जो है उनसे वसूल करती थी। आगे देखते हैं। सेना रखने का अधिकार नहीं था, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसे देती थी। अगर भारतीय शासक जो है वह रकम चुकाने में, मतलब कि जो सुरक्षा के लिए जो रकम, सेना की सुरक्षा पर जो खर्च हो रहा था उसका, ब्रिटिश का, वह जो एक बांधा हुआ रकम था, यदि वह भारतीय शासक नहीं चुकाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनके इलाका जो है, उनका जो क्षेत्र था, वह कंपनी कब्जा कर लेती थी। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जब रिचर्ड वेलेल्जी गवर्नर जनरल भारत का था, कब से कब तक था, 1798 से 1805 ईस्वी तक। देखेंगे, ध्यान रखिएगा, 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल कौन था? रिचर्ड वेलेल्जी था। उस समय अवध के नवाब को 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि सहायक संधि के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। अवध के जो है नवाब जो है चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद को भी कई इलाके छीन लिए गए। मतलब कि अवध को या हैदराबाद को, वह जो है के कुछ इलाके को या अवध को जो है वह अंग्रेज किस संधि के तहत कब्जा कर लिया? सहायक संधि के तहत कब्जा कर लिया। देखते हैं कि इस चित्र में जैसे आप देख रहे हैं कि सिराजु दौला जो है वह ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े हुए हैं। सिराजु दौला जो है ब्रिटिश की जो रेजिडेंट जो होते थे उनके साथ वह खड़े थे। देख रहे हैं। आगे देखते हैं रेजिडेंट होता क्या है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। रेजिडेंट क्या होती थी? तो कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने कहा था। मतलब जेम्स मिल जो है, जो स्कॉटलैंड का प्रसिद्ध राजनीतिक और दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा रेजिडेंट के बारे में? तो रेजिडेंट के बारे में तो आप पहले से ही जान चुके हैं कि कंपनी जो है वह धीरे धीरे क्या, वह प्रत्येक क्षेत्र में अपना रेजिडेंट जो है
के तौर पर एक व्यक्ति को प्रतिनियुक्त कर दिया जो वह कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक मामलों का विश्लेषण करता था। अभी जेम्स मिल के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे आप पहला चैप्टर में पढ़े हैं, जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश भारत के इतिहास नामक वह पुस्तक कब लिखे थे? 1817 ईस्वी में पुस्तक लिखे थे। और उस पुस्तक में भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था? हिंदू मुस्लिम 3 भागों में बांटा गया था। पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा क्या था? आपका ब्रिटिश शासन खंड था। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। वास्तव तौर पे अब क्या हुआ, जो नवाब, जो मूल रूप से जो भारतीय शासक होते थे उनकी शक्तियां सीमित हो गई और वास्तव में जो है रेजिडेंट ही जो है, नियुक्त रेजिडेंट ही रियासत का राजा होता था। हम उसे अहस्तक्षेप की मनाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। निषेधाज्ञा क्या होता है? निर्देश, मतलब उसके मनचाही निर्देश के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक अस्थाई राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है। मतलब कि अधीनस्थ का मतलब क्या होता है? दबूपन मतलब डरपोक रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती थी। यह किसने कहा? जेम्स मिल ने कहा। इसमें आप यह सिर्फ ध्यान रखेंगे कि रेजिडेंट के बारे में जो है यह जेम्स मिल ने क्या कहा। आगे देखते हैं टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। यह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे जो है आपका विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है और यह इस चैप्टर का अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह भाग है। टीपू सुल्तान, जिसे शेर ए मैसूर या मैसूर का बाघ भी कहा जाता है। देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में पहले जानते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 10 नवंबर 1950 ईस्वी को कब हुआ था? 10 नवंबर 19 सॉरी टीपू सुल्तान का जन्म जो है 10 नवंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। टीपू सुल्तान का जन्म जो है कहाँ हुआ था? 10 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। और उनके पिता का नाम हैदर अली था। पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम हैदर अली था और उनकी माता का नाम फातिमा फकर उन निसा था। तो आप याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान का जो है जन्म कहाँ हुआ था? देवनहल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम हैदर अली था और उनकी माता का नाम फातिमा फकर उन निसा था। टीपू सुल्तान जो है वह भारतीय शासकों में अत्यंत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली शासक के रूप में माना जाता है। टीपू सुल्तान जो है बचपन से ही वह बहुत ही शक्तिशाली थे और टीपू सुल्तान जो है मात्र वह 16 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ वह मलाबार युद्ध में, जो मलाबार 1766 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया। वह मलाबार के युद्ध में टीपू सुल्तान जो है भाग लिया। मात्र कितनी उम्र में? वह 16 वर्ष की उम्र में, कम आयु में ही वह पिता के साथ जो है शासकीय प्रणाली को में जो है शामिल हो गया और वह युद्ध लड़े और उसमें बहुत सारे जो है सफलताएं प्राप्त किए और युद्ध में, मलाबार युद्ध में जो है टीपू सुल्तान के पिता जो हैदर अली थे उन्हें विजय प्राप्त हुई। टीपू सुल्तान से अंग्रेज जो है काफ़ी डरा हुआ था। टीपू सुल्तान के बारे में एक कहानी है कि टीपू सुल्तान को शेरे पंजाब क्यों कहा गया। तो टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि जब टीपू सुल्तान अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार करने गए तो उनके सामने में अचानक से एक शेर आ गए और शेर ने टीपू सुल्तान और उनके जो साथी थे, उनके साथ जो व्यक्ति गए हुए थे, उस पर हमला कर दिया।
इसके जवाब में टीपू सुल्तान ने जब वह अपना बंदूक चलाना चाहा तो ऐन वक्त पर बंदूक जो है उनका काम करना बंद कर दिया और कटार जो भी था वह भी जमीन पे गिर गया। परंतु टीपू सुल्तान एकदम साहसी रूप में वह शेर से लड़ता रहा और आखिरकार उसने जो है कटार उठाकर शेर को जो है मार डाला। और इसी घटना के पश्चात कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर या मैसूर का बाघ का उपाधि दिया गया। और टीपू सुल्तान का जो जो राजशाही झंडा जो होता है उस पे भी बाघ का जो है वह तस्वीर, शेर का जो है तस्वीर रहता है। टीपू सुल्तान जो है वह अंग्रेज के खिलाफ यह कहा कि मैं अंग्रेज को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ, मैं अंग्रेज को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। यह शब्द किसका है? टीपू सुल्तान का है। तो आगे देखते हैं इस पॉइंट पे कि जब कंपनी को अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपना लिया। मतलब वह सीधी रूप से डायरेक्ट जो है अब वह हमला करने लगा। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे हैदर अली, टीपू सुल्तान के जो पिता थे, उनका शासनकाल 1761 से लेकर के 1782 ईस्वी तक था। बाद में उनके पिता के पश्चात उनके पुत्र टीपू सुल्तान जो है वह 1782 ईस्वी में वह जो है मैसूर का जो है शासन कार्यभार संभाले। मतलब मैसूर का जो है राजा कब बने, शासक कब बने, वह 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की जो पूर्ण जो काल था, जो था शासन काल था 1782 से लेकर के 1799 ईस्वी था, यह ध्यान रखेंगे आप। जैसे उनके विख्यात पुत्र टीपू जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मलाबार के तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। मतलब कंपनी यहाँ से काली मिर्च और इलायची खरीद करके वह यूरोपीय भागों में सप्लाई करता था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दिया। टीपू सुल्तान जो है वह अपने रियासत में पड़ने वाले जो बंदरगाह जो थे वहाँ से चंदन की लकड़ी या काली मिर्च या इलायची का जो है निर्यात पे रोक लगा दिया। अब जब निर्यात पे रोक लगा दिया तो अंग्रेज इसको कैसे सहन करता? तो सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए। टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसियों से ज़्यादा घनिष्ठता थी और उसकी मदद से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया। मतलब सेना का आधुनिकीकरण का काम किसने स्टार्ट किया? तो टीपू सुल्तान। आप यह बात को ध्यान रखेंगे, जैसे इस चित्र में टीपू सुल्तान को जो देख रहे हैं तो वह भारत में सेनाओं का आधुनिकीकरण का जो है जनक जिसको माना जाता है, टीपू सुल्तान को माना जाता है। आगे देखते हैं कि जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि टीपू सुल्तान को बंधक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। टीपू सुल्तान को किसके रूप में? बंधक के रूप में पेश किया जा रहा है। देखिए, कंपनी की फौज को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया, लेकिन 1792 ईस्वी में मराठाओं, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौज के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज के सामने संधि करना पड़ा और इस संधि के तहत उसे 2 बेटे को अंग्रेज ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया, जिसको आप चित्र में देख रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान के इस कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए थे। मतलब कि जो टीपू सुल्तान जो उसके चंदन का व्यापार हो या काली मिर्च का व्यापार हो या इलायची के व्यापार में जब रोक लगा दिया और साथ में वहाँ के स्थानीय सौदागर को भी यह कह दिया कि आप जो है अंग्रेज के साथ, मतलब ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, तो यह बात अंग्रेज को हजम नहीं हो पा रही थी, वह आग बबूला हो गया। और आगे देखते हैं, उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज को लगता था कि ऐसे राजाओं का नियंत्रण करना और कुचलना बहुत जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज की 4 बार जंग हुई। मैसूर के साथ जो है अंग्रेज की कितनी बार जंग हुई? तो 4 बार जंग हुई। वह जंग का जो है क्रम जो है आप देख सकते हैं, 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक जो है प्रथम जंग हुई थी। 1780 से 1784 ईस्वी तक द्वितीय जंग हुई मैसूर और अंग्रेज के बीच में। तृतीय जंग 1790 से 1792 में और अंतिम जो 1799 ईस्वी में हुई। और इसी जंग में जो है अंग्रेज जो है, चूंकि अंग्रेज जो है
का साथ जो है मराठाओं हैदराबाद के निजाम भी दे दिया, जिसके वजह से जो है यह मैसूर का जो शासक टीपू सुल्तान था वह कमज़ोर पड़ गया और उसे हार का सामना करना पड़ा। तो श्रीरंगपट्टनम की आखिरी, वह जो अंतिम युद्ध जो था, श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मतलब कि टीपू सुल्तान कब मरे? 1799 ईस्वी में मरे। यह आपका एक पॉइंट है, याद ध्यान रखेंगे। और मैसूर का राजकाज पुराने बोडियर राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। मतलब कि टीपू सुल्तान मरा, इसके बाद जो है वह मैसूर पर सहायक संधि भी थोप दिया गया और वहाँ का राजकाज जो है किसको सौंप दिया गया? पुराने बोडियर राजवंश को सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। आगे देखते हैं, यह जो आप चित्र देख रहे हैं, खिलौना जो देख रहे हैं, यह एक खिलौना है जो जिसको टीपू का खिलौना शेर जो है, टीपू सुल्तान का खिलौना शेर है। यह टीपू के एक विशाल काय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। मतलब चित्र में आप देख रहे हैं कि शेर किस तरह जो है यूरोपीय सिपाही को दबा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि वह बहुत ही दबंग शासक था टीपू सुल्तान। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ें आती थी। अब यह खिलौना जो है शेर, खिलौना का नाम क्या था? शेर। यह लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। यह कौन से म्यूजियम में रखा हुआ है? लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। टीपू सुल्तान के बारे में देखिए कि जब उसकी मृत्यु कभी 4 मई 1799 ईस्वी में को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज जो है इस खिलौने को अपने साथ लेकर के चले गए। इसीलिए टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं अंग्रेज को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ, पर समुद्र को सुखा नहीं सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बारी आई मैसूर के बाद अब मराठाओं की बारी आई। मैसूर के बाद किसकी बारी आई? मराठाओं की बारी आई। अब देखते हैं मराठाओं के बारे में। देखते हैं मराठाओं से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठाओं की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। धीरे धीरे कंपनी अपना पूरे सत्ता स्थापित करना चाह रहा था। तो कंपनी ने 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रीकृत होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। तो आप पानीपत के युद्ध के बारे में देखते हैं कि पानीपत का ध्यान रखेंगे। पानीपत का प्रथम जो लड़ाई जो हुई थी वह 1526 ईस्वी में हुई। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई और तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई जो थी वह इब्राहिम लोदी और किसके बीच थी? बाबर के बीच था। यह किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था यह लड़ाई। और इस लड़ाई के पश्चात इब्राहिम लोदी और उसके 15,000 सैनिक मारे गए और इसके पश्चात जो है लोदी वंश की सत्ता जो है समाप्त हो गई और दिल्ली पर जो है बाबर का, और दिल्ली और आगरा पर किसका सत्ता स्थापित हो गई? बाबर का सत्ता स्थापित हो गई। दूसरी जो पानीपत की दूसरी जो लड़ाई थी वह 1556 ईस्वी में हुई और यह अकबर और मराठा का जो हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ और इसमें जो है यह युद्ध हुआ। इसमें अकबर को विजय प्राप्त हुआ। हेमचंद्र को जो जिसको हेमू भी कहा जाता है उसको हार का सामना करना पड़ा। और 1761 ईस्वी का जो तृतीय युद्ध हुआ, यह तृतीय युद्ध जो है वह अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ से हुआ था। 1761 ईस्वी का जो युद्ध जो हुआ किसके बीच में हुआ? तो मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली और पुणे के पेशवा सदाशिवराव भाऊ के साथ हुआ और इसमें जो है मराठाओं को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह आप जो देखते हैं युद्ध में जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ उस प्रथम युद्ध में मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया। पानीपत का पहला युद्ध जो है मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया। पानीपत का जो दूसरा युद्ध जो 1556 ईस्वी में हुई, इसके उपरांत मुगल साम्राज्य के जो है लंबे शासन का नींव प्राप्त हुआ और अंतिम जो 1761 ईस्वी में हुआ था उसमें पानीपत का तीसरी जो लड़ाई जो है में भारत में अंग्रेजों के विजय के रास्ते
खोल दी है, क्योंकि इस समय वह जितने भी शासक थे सभी पर प्रेसिडेंट मतलब कि सभी का जो है ऊपर जो है नवाब बैठा हुआ था कंपनी का, और चूंकि कंपनी ही शासन कर रही थी, वो तो कठपुतली के रूप में काम कर रहे थे। तो यह जो है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वह अंग्रेज सरकार का नींव रखा गया, इसको ऐसे कह सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग पॉइंट चलते हैं, चैप्टर की ओर चलते हैं। तो मराठाओं से लड़ाई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विकेंद्रीकृत होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, मतलब पेशवा क्या होता था, सर्वोच्च मंत्री जो होता था, पेशवा के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी मतलब राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होते थे। पेशवा जो है राजमंडल जो कन्फेडरेसी जो होती थी उसका सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होते थे, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। और पुणे सत्ता का केंद्र था, मतलब उस समय सत्ता का केंद्र कहाँ था, पुणे था। महादजी सिंधिया और नाना फर्निस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। आगे देखते हैं। पहला युद्ध जो है 1882 ईस्वी में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुई। अंग्रेज जो है मराठाओं के बीच जो पहला युद्ध जो हुआ वह सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया, परंतु पक्ष तो जीता नहीं, परंतु अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुई आगे चलकर 1803 से 1805 ईस्वी में कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से लेकर 1819 ईस्वी के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में, तीसरा युद्ध जो हुआ अंग्रेज और मराठा के युद्ध हुआ, में मराठाओं की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर, पेशवा जो हुआ करता था उसको पुणे से हटा करके कहाँ भेज दिया गया, कानपुर में भेज दिया गया, बिठूर में, कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया। किसके रूप में भेज दिया, पेंशन के रूप में, कि अब सिर्फ आपको एक गुजारा भत्ता दिया जाएगा, अब आपको शासकीय प्रणाली से किसी भी प्रकार की संबंध नहीं है। आगे देखते हैं। अब विंध्य से दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर, अब जो है विंध्य से लेकर के दक्षिण के स्थित पूरे भूभाग पर किसका नियंत्रण हो गया, अंग्रेज का नियंत्रण हो गया, कंपनी की नियंत्रण हो गई। फेडरेशन का अर्थ होता है गठबंधन, फेडरेशन का अर्थ क्या होता है, गठबंधन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि सर्वोच्चता का सिद्धांत क्या था। जैसे कि आप इस चित्र में जो किसको देख रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंगस को देख रहे हैं। इस चित्र में कौन है, लॉर्ड हेस्टिंगस था। अब सर्वोच्चता का दावा, चूंकि कंपनी जो है अब अभी क्या हुआ, अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। तो जब वर्चस्व स्थापित हो गई तो वह शासन प्रणाली भी जो है अपने हिसाब से जो है वह जो है नियुक्त करना चाहता था। अब धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, आपस में होड़ होने लगा। तो वही देखिए वर्चस्व का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रमण नीति पर चल रही थी। तो उसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय अधिक से अधिक स्थानों पर कब्जा करना। लॉर्ड हेस्टिंगस जो 1813 से लेकर के 1825 ईस्वी तक गवर्नर रहा, के नेतृत्व में सर्वोच्चता एक नई नीति शुरू हुई। और कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, मतलब कंपनी जो है अब वह अपने आप को श्रेष्ठ, मतलब सबसे ऊपर मानने लगी, और इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास आनती थी। मतलब वह भारतीय रियासत को अधिग्रहण भी, कब्जा भी कर सकता था या उसको धमका भी सकता था। यह सोच बाद में अंग्रेज की नीतियों में दिखाई दे रही थी। अब चूंकि आक्रामकता पर वह आ गए तो इसका विरोध भी होने लगा। तो इस चीज़ को देखते हैं आगे। लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली, मतलब कि ऐसा नहीं हुआ कि यह प्रक्रिया आसानी से सर्वोच्चता वाली चली। इसका भी विरोध बहुत सारे जगहों पे होने लगी। उदाहरण के रूप में लेते हैं, जब अंग्रेजों ने कितूर, जिसको फिलहाल कर्नाटक
जो कितूर जो है फिलहाल कहाँ है, कर्नाटक में है, कितूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो वहाँ की जो शासक थी रानी चेन्नम्मा, जो चित्र में आप देख रहे हैं, रानी चेन्नम्मा हथियार उठा लिया अंग्रेज के खिलाफ और वह आंदोलन छेड़ दी। 1824 ईस्वी में रानी चेन्नम्मा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 1824 ईस्वी में। तो आपको ध्यान रखेंगे रानी चेन्नम्मा जो है वह कहाँ की शासक थी? कित्तूर की शासक थी, जो कर्नाटक में है। और उसे गिरफ्तार कब किया गया? 1824 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1829 ईस्वी में उनकी जो है जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा की मृत्यु जो है जेल में उनकी 1829 ईस्वी में हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संथोली के एक गरीब चौकीदार, चेन्नम्मा की मृत्यु के पश्चात जो है ऐसा नहीं रहा कि वहाँ भी वह आसानी से शासन कर लिया, सर्वोच्चता का अधिकार जमाया। उस फिर भी विरोध हुआ, चेन्नम्मा के बाद भी विरोध हुआ। वहाँ जो है कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना, गरीब चौकीदार का क्या नाम था? रायना, ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेज को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज ने पकड़कर 1830 ईस्वी में फांसी दे पर लटका दिया। और प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप इस किताब में आगे देख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आगे देखते हैं 1830 ईस्वी के दशक, अब 1830 ईस्वी के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। मतलब कंपनी को लग रहा था कि रूस भारत में धीरे धीरे अपना स्थान जो है फैला रहा है और ऐसा न हो कि वह जो है वह पूरे एशिया को अपने चपेट में, एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिम का जो भारतीय भाग है उसको भी चपेट में ले लेगा। तो जिससे वह डरा हुआ था। अब अंग्रेज क्या हुआ, धीरे धीरे अपना जो विलय नीति और कब्जा की प्रक्रिया जो है और तेज कर दिया। और इस तरह अंग्रेज को जो है, कंपनी को जो है भय था कि कहीं रूस के प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। धीरे धीरे तो वह अन्य भागों पर तो कब्जा कर चुके थे, अभी वह उत्तर पश्चिम के भाग की ओर भी बढ़ने लगे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़े। किसके साथ एक लंबी लड़ाई लड़े? अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़े और वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। इसके बाद किसकी बारी थी? पंजाब की बारी थी। पंजाब में जो है, चूंकि पंजाब का जो है शासन किसके हाथ में था? महाराजा रंजीत सिंह के शासन में था और वह एक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो वहाँ कंपनी की दाल नहीं गली। तो वही बताया गया है कि बाद में वह पंजाब की ओर अपना रुख किया, जहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। अब महाराणा की मृत्यु के पश्चात 1839 ईस्वी में के पश्चात इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ हुई और आखिरकार 1849 ईस्वी में अंग्रेज ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अंग्रेज ने पंजाब का भी विलयन कर लिया, पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं, जैसे इस चित्र में आप देख रहे हैं कि महाराणा रंजीत सिंह का यह चित्र में दिखाया गया। आगे देखते हैं विलय नीति देखते हैं। विलय नीति के नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि विलय नीति का शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। विलय नीति का शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया। संक्षेप में आप समझिए, विलय नीति के अंतर्गत यह कहा गया, जो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि वैसे भारतीय शासक जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनके दत्तक पुत्र मतलब अपने पुत्र नहीं है, दत्तक पुत्र मतलब अपने पुत्र नहीं है, और उनकी सत्ता जो है वह स्वयं मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात ही अंग्रेज जो है उस पर कब्जा कर लेगा, हड़प लेगा, वह अंग्रेज के शासन के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसे ही विलय नीति कहा गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह विलय नीति जो है, अंग्रेज जो है विलय नीति के अंतर्गत यह ऑप्शन रख दिया कि यदि आपके दत्तक पुत्र मतलब अपने बच्चे नहीं है, लड़के नहीं है, पुत्र में बच्चे में भी लड़के होना चाहिए, लड़के नहीं है, दत्तक पुत्र नहीं है, तो आपकी मृत्यु के पश्चात मतलब शासक की मृत्यु के पश्चात वह राज स्वयं विलय नीति के अंतर्गत वह कंपनी के अधिग्रहण क्षेत्र में आ जाएंगे। इस तरह यह जो विलय नीति जो थी, यह विलय नीति को जो है जोसेफ ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने इस विलय नीति को जिसकी लाठी उसकी भैंस की संज्ञा दिया। मतलब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की संज्ञा विलय नीति को किसने दिया? जोसेफ ह्यूम ने दिया। किसने दिया? जोसेफ ह्यूम ने दिया। इसको आप ध्यान रखें। यह कहाँ दिया था? ब्रिटेन में जो है
कॉमन सभा जो हो रही थी उसमें दिया उन्होंने संज्ञा दिया। तो देखते हैं कि विलय नीति के बारे में अब आगे पॉइंट देखते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। मतलब अधिग्रहण करने की जो आखिरी अंतिम जो लहर थी, इसके बाद तो मतलब अंग्रेज का पूर्ण राज स्थापित हो चुका था संपूर्ण भारत में। तो यह अंतिम लहर किसके शासनकाल में चला? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला। और विलय नीति किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी ने लाया। तो लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुत्र वारिस नहीं है, मतलब दत्तक पुत्र नहीं है, तो उनकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, मतलब कंपनी हड़प लेगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत आधार जो है कंपनी ने कई रियासत को अपने भूभाग में शामिल कर लिया, जिसमें पहला था सतारा। विलय नीति के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे, विलय नीति के अंतर्गत शामिल होने वाले रियासतों में पहला रियासत क्या था? सतारा था। यह 1848 ईस्वी में शामिल हुआ। इसके बाद सतारा के बाद संबलपुर आया 1850 ईस्वी में, संबलपुर के बाद उदयपुर 1852 ईस्वी में, इसके बाद नागपुर 1853 ईस्वी में, इसके बाद झांसी 1854 ईस्वी में। यह सभी किस नीति के अंतर्गत अंग्रेज इस पर कब्जा किए? विलय नीति के अंतर्गत अंग्रेज अपने हाथों में ले लिए, अंग्रेज के हाथों में चली गई। आखिरकार 1856 ईस्वी में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। कंपनी ने किसको अपने नियंत्रण में ले लिया? अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। और इस बार कंपनी ने एक नया तर्क दिया। कंपनी जो है वह तर्क दिया, उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए, अवध के जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं। मतलब वह अंग्रेज जो है यह कहा लोगों, मतलब वह यह तर्क दिया कि अवध के जो नवाब हैं वहाँ जनताओं पर जो कुशासन कर रहे हैं, इस चीज़ को देखकर अंग्रेज को, मतलब कंपनी को रहा नहीं जा रहा है और वह कृतज्ञ या कर्तव्य से बंधे हुए हैं लोगों की सेवा के लिए, और इसके आधार पर उसने जो है अवध पर कब्जा स्थापित कर लिया। इसलिए वह अवध पर कब्जा करना अपना मजबूरी समझे। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठी और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए। 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए। तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेज जो है किस तरह विलय नीति के द्वारा, मतलब अपनी भैंस, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको कह सकते हैं मुहावरा, जिसको कह सकते हैं आसानी से, जिसकी लाठी उसकी भैंस नीति अपनाया अंग्रेज ने। विलय नीति जो किसने अपनाया? लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था, और इसके अंतर्गत उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर, रियासतों पर वह कब्जा कर लिया, जिसको आप इस तरह कह सकते हैं यह अंतिम नीति था। आगे देखते हैं, जैसे चित्र में संबलपुर के शासक सुरेंद्र साय को दिखाया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि इस चित्र में देख रहे हैं, चित्र में कि किस तरह अपना जो है कंपनी जो है अपना स्थापित जो है किया है सत्ता। आगे देखते हैं, नए शासन की व्यवस्था, चूंकि अब तो कंपनी संपूर्ण सत्ता स्थापित कर चुकी थी, इसलिए उसने जो है नए शासन की व्यवस्था जो है वह लाया। अब देखिए, यह नई शासन की व्यवस्था जो है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के दौरान आया, शासनकाल में आया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स जो 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक उनका गवर्नर जनरल रहे, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका निभाया। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर चुकी थी। कंपनी जो है सिर्फ बंगाल ही नहीं, अब वह जो है मुंबई और मद्रास में भी सत्ता स्थापित कर ली। ब्रिटिश इलाके के मोटे तौर पे प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। ब्रिटिश इलाके जो है मोटे तौर पे प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। कितनी प्रेसिडेंसी थी? 3 प्रेसिडेंसी थी। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा
मुंबई, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, मतलब सबका अलग अलग गवर्नर होते थे, और एक ऊपर होता था गवर्नर जनरल, जो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। आगे देखते हैं, वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। वारेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में अनेक सुधार खासतौर से उल्लेखनीय है। मतलब भारत में न्यायिक जो सुधार जो खासतौर पर जो किया गया, यह किसके द्वारा किया गया? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरुआत किया गया। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए, काजी क्या होता है? एक काजी के बारे में देख लीजिए आप। काजी काजी क्या होता है? एक न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश मतलब उस समय जो जज को क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। मुफ्ती किसको कहते थे? मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता था। मतलब मुफ्ती जो है मुस्लिम के समुदाय की तरफ से कानून की व्याख्या करने वाले होते थे, और जो काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसला सुनाते थे। मतलब मुस्लिम समुदायों के जो एक तरह से सामान्य तरह से कह सकते हैं, मुस्लिम समुदायों की तरफ से कानून की व्याख्या करने वाले जो वकील जो होते थे, आमतौर पे कह सकते हैं, वह कौन थे? मुफ्ती होते थे। और उन्हीं को, मुफ्ती को ही जो है इसी को सुन करके काजी जो है अपना फैसला सुनाते थे। महाभियोग क्या है? महाभियोग मतलब कि जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है, जब किसी व्यक्ति को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगता है, तो उसे उसे महाभियोग कहा जाता था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था, उसे महाभियोग कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए कि 1772 ईस्वी से एक नई न्यायिक व्यवस्था स्थापित हो गई। किसने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। ध्यान रखेंगे, भारत में नई व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था जो किसने स्थापित किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। उस समय इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी। अब हर एक जिले में कितने अदालत होंगे? 2 अदालत होंगे, और फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। मतलब 2 अदालत कौन कौन होंगे? पहला होगा फौजदारी अदालत और दूसरा होगा दीवानी अदालत। फौजदारी अदालत का जो है मुख्य, फौजदारी अदालत जो होंगे उसका जो है मुख्य कौन होंगे? वह जो है उसका मुख्य जो है आपको वह काजी और मुफ्ती के अंतर्गत आएंगे, और जो कलेक्टर की निगरानी में रहेंगे। और दीवानी अदालत जो है, दीवानी अदालत का मुखिया जो है यूरोपियन जिला कलेक्टर होते थे। देखिए, मतलब कहने का अर्थ हुआ यह कि वारेन हेस्टिंग्स ने न्यायिक व्यवस्था को कितने भागों में बांटे? अदालतों के रूप में 2 भागों में, एक फौजदारी अदालत और दूसरा दीवानी अदालत। दीवानी अदालत जो होती थी उसका प्रमुख कौन होता था? यूरोपीय व्यक्ति जो जिला कलेक्टर होते थे। और मौलवी और हिंदू उनके लिए कानून की व्याख्या करते थे। मौलवी और हिंदू किसके लिए व्याख्या करते थे? कानून के लिए व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतों में भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी। फौजदारी जो अदालत किसके अंतर्गत थी? काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी। जिसमें आपको काजी बताया गया। काजी क्या होता था? न्यायाधीश होता था। और मुफ्ती क्या होता था? मुसलमानों की तरफ से कानून की व्याख्या करने वाले व्यक्ति को मुफ्ती कहा जाता था। मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। किसके निगरानी में काम करते थे? कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। पहले क्या होता था? नियमों का व्याख्या जो है आपका मौलवी, हिंदू मुस्लिम के लिए मौलवी और हिंदू के लिए पंडित ही किया करते थे। आगे देखते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, आपको इस चित्र में देख रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा। मतलब वारेन हेस्टिंग्स पर, बाद में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया। तो जब वारेन हेस्टिंग्स ने 1885 में इंग्लैंड लौटे, तो एडमंड बुर्के ने उन पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया, और इस आरोप के तहत हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा लगाया गया, जो 7 साल तक चला। तो अर्थात आप ध्यान रखेंगे कि महाभियोग जो है किस लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग चलाया गया। किस गवर्नर जनरल के ऊपर महाभियोग चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। यह पॉइंट आप नोट करके रखेंगे। आगे देखते हैं, एक बड़ी यह समस्या थी कि मतलब यह जो अदालतें जो बनाई गई उसमें जो फौजदारी अदालत थी, जहाँ पे मौलवी और हिंदू जो है वह दलील पेश करते थे, उसमें यह बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र को अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। मतलब वह कभी कुछ कानून बता देते थे, कभी कोई कानून बना देते थे। इन भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हाल्डेन ने इस संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया।
मतलब कि जो 11 पंडितों के द्वारा जो भारतीय कानून का संकलन जो तैयार किया गया, वह उसका जो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? एन.बी. हॉल्डेन। एन.बी. हॉल्डेन ने किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। 1778 ईस्वी तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर दी गई और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? 1773 ईस्वी में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, कलकत्ता में जो है, इसके अलावा भी कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना किए गए। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। भारतीय जिलों में कलेक्टर जो है सबसे बड़ा ओहदा होता था। खासतौर पर अधिकांश जो कलेक्टर थे वह ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के ही जो है ऑफिसर हुआ करते थे। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, उनका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था। कलेक्टर का मुख्य काम क्या था? लगान और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीश, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। इनका कार्यकाल कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था। उनका कार्यकाल जो है कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। मतलब जितने भी पुरानी जो सत्ता का जो नियम थे सभी को हाशिए पर, मतलब उसको छोड़ दिया गया। जैसे देखिए, वारेन हेस्टिंग्स पर जब महाभियोग लगाया गया तो उन्होंने क्या कहा? मैं सबके शत्रु और उत्पीड़न पर महाभियोग चला रहा हूँ। यह किसने कहा? वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो है एडम बर्क ने भाषण दिया था। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आगे उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं उनके हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारियों को उनके पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए धर्मशास्त्र क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। धर्मशास्त्र नाम से ही स्पष्ट है। धर्मशास्त्र मतलब संस्कृत की ऐसी कृति जिनका सामाजिक तौर तरीके और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। समझ गए? धर्मशास्त्र मतलब क्या? धर्मशास्त्र जो है संस्कृति की ऐसी कृति थी जिसको सामाजिक तौर तरीके और आचरण के बारे में व्याख्या रहती थी, और यह 500 ईस्वी पूर्व में जो है लिखे गए थे। इसमें सवार किसको कहा जाता है? घुड़सवार को कहा जाता है। मस्किट मतलब कि जो सिपाही पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक भारी बंदूक था। मस्किट क्या था? पैदल के जो सिपाही जो चलते थे उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले भारी बंदूक को मस्किट कहते थे। घुड़सवार को क्या कहा जाता था? सवार कहा जाता था। और आगे देखिए मैचलॉक क्या होता था? मैच मतलब माचिस होता है, आप समझ सकते हैं। मतलब शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। मतलब उसमें माचिस के द्वारा आग लगा करके जो है बंदूक को चलाया जाता था, उसको मैचलॉक कहते थे। तो देखते हैं हम लोग आगे पॉइंट पे देखते हैं, आते हैं। कंपनी की फौज। कंपनी ने जो फौज तैयार किया उसमें कैसे फौज थे? चूँकि आप देख चुके हैं कि सहायक संधि के आधार पे कंपनियां जो है हर एक नवाब को, जो मूल रूप से जो शासक हुआ करते थे, क्षेत्र का मूल रूप से शासक थे, उसको वह सैनिक प्रोवाइड करते थे और उसके एवज में मोटी रकम लेते थे। यदि वह रकम नहीं चुका पाते थे तो सहायक संधि के आधार पर जो है उसे जो है अपने क्षेत्र में मिला लेते थे, कब्जा कर लेते थे उस पर। तो कंपनी की फौज के बारे में देखते हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैन्य ताकत में थी। उनकी असली सत्ता किस में थी? सैन्य ताकत में थी। उनकी असली सत्ता किस में थी? सैन्य ताकत में थी। आगे देखते हैं। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। मुगल फौज के रूप में मुख्य रूप से क्या थे? घुड़सवार थे,
सवार किसको कहते हैं? घोड़े पर चलने वाली प्रशिक्षित जो सैनिक होते हैं उसको सवार कहा जाता था। और पैदल सेना थी, पैदल जो सेना थी जो मस्किट का उपयोग करते थे, उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था। सेना में किसका दबदबा रहता था? सवारों का दबदबा रहता था। और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होते थे, क्योंकि उनके पास क्या थे? जो है घुड़सवार हुआ करते थे। आगे देखते हैं, स्थानीय इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय इलाकों में सशस्त्र किसानों की बहुत संख्या थी, मतलब ऐसे किसान थे जिसके पास शस्त्र रखते थे। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सेना मुहैया करा देते थे। मतलब जब भी जरूरत मुगल को पड़ता था वह अपनी पैदल सेना बहुत कम ही रखता था, वह स्थानीय जमींदारों से या किसानों से संपर्क करके वह पैदल सेना अपने आप को मुहैया करवा लेते थे। तो आगे देखते हैं, 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसान को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिए जाने लगा, पेशेवर जो है सैनिक प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दिए जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अंग्रेज अपने सेना को सिपोई आर्मी कहते थे। सिपोई जो है आर्मी कहते थे, जो भारतीय शब्द सिपाही से ही का ही अंग्रेजी संस्करण है। अंग्रेज जो है अपनी सेना को क्या कहते थे? सिपोई आर्मी कहा करते थे। आगे देखते हैं, 1820 ईस्वी के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी को ब्रिटेन में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती थी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट तो आप जानते हैं मस्केट क्या होता है? भारी बंदूक चलाने वाले पैदल सिपाही, मस्केट तोपेदार बंदूक चलाने वाले और मैचलॉक से लेस होते थे। मैचलॉक तो भी आप जान रहे हैं, मैचलॉक किसको कहते हैं? किस प्रकार के सिपाही को कहा जाता था? जो बारूद भरे जो है बंदूक को जो है चिंगारी से, माचिस की चिंगारी से जलाते थे, लेस थे। कंपनी की सेना सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था। कंपनी जो है अपने सैनिकों को धीरे धीरे आधुनिकता की ओर जो है नए नए शस्त्र देने लगे। अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। अब कंपनी धीरे धीरे अपना पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाए। धीरे धीरे कंपनी जो है 19वीं सदी तक धीरे धीरे कंपनी जो है, देख रहे हैं जैसे चित्र में आप देख सकते हैं कि यह घोड़े पर सवार जो है एक जो सैनिक है। तो उस कंपनी के लिए काम करने वाले बंगाल का एक सवार जो किस पे सवार? घोड़े पे है। मराठाओं और मैसूर के साथ युद्ध के बाद कंपनी को अपने घुड़सवार टुकड़ों के लिए मजबूत करने की अहमियत समझ में आई। मतलब जब मराठाओं और मैसूरों से जब युद्ध हुआ अंग्रेज को, तो अंग्रेज को लगा कि अब सैनिक में सिर्फ पैदल ही नहीं चाहिए, घुड़सवार वाले भी सैनिक चाहिए। उसको इसकी जो कमी महसूस हुई। तो 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज अब एक सैन्य संस्कृति विकसित करने लगी। वह जो है भारतीय लोगों को जो है सिपाही के रूप में, मतलब जो है पुलिस के रूप में रखने लगे, जिसको सिपाही बोला जाता था। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। मतलब उसको ट्रेंड करने लगा। किसके आधार पे? तो यूरोपीय ढंगों से ट्रेंड किया गया, जो है प्रशिक्षण दिया गया, उसके अभ्यास करवाया गया और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन का पाठ पढ़ाया गया। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आती थी। क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। मतलब कि जैसे पेशेवर सैनिक, ट्रेंड सैनिक को, कुशल सैनिक को जो है प्रशिक्षित करने के चक्कर में कभी कभी अंग्रेज जो है उनकी जातीय और सामुदायिक भावना को भी नज़रअंदाज कर देते थे, जिसका आप देखेंगे आगे 1857 का जो है सैनिक विद्रोह जो है हुआ, यही का परिणाम था। इसी जो है समुदाय की भावना का ही परिणाम था। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद अपनी समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? धीरे धीरे सिपाही जो है क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में बदलाव आ रहे थे। मतलब सैनिकों को आपस में बदलाव, जो भारतीय सैनिक थे उनमें बदलाव आ रहे थे। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह
हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है, इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब यह निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि इस चैप्टर से यह निष्कर्ष क्या हुआ। निष्कर्ष निष्कर्ष कहने का अर्थ हुआ कि इस तरह आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में यह आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि अंग्रेज भारत में जो है सर्वप्रथम जो आते हैं वह व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। वह यहाँ से सूती वस्त्र या चंदन या लौंग, इलायची, मिर्च इत्यादि को यहाँ से वह ले जा करके वह यूरोपीय बाजार में बेचते थे, और जब वह खरीदते थे भारतीय लोगों को उसके एवज में सोने या जो है चांदी दिया करते थे। परंतु धीरे धीरे वह जो यहाँ की भौगोलिक उपनिवेश यहाँ धीरे धीरे यहाँ की शासकीय प्रणाली में भी वह हस्तक्षेप करने लगे, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि वह उसने पूरे भूभाग पे कब्जा कर लिया। तो वही बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक और औपनिवेशिक शक्ति बन गई। क्या बन गया? भौगोलिक और औपनिवेशिक शक्ति बन गए। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगता था। मतलब भाप की इंजन जब तक नहीं आई थी तब तक भारत जो है पहुंचने में यूरोपीय व्यक्तियों को या व्यापारियों को समुद्र मार्ग से आने में 6 से 8 माह का समय लगता था। लेकिन भाप के इंजन के जहाज आने से वह मात्र जो है इसे 3 सप्ताह में समेट लिए। मात्र 3 सप्ताह में ही वह जो है आसानी से जो है भारत आ जाते थे, जिसके बाद वे ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। तत्पश्चात 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो चुका था। मतलब कंपनी जो है वह कंपनी व्यापार से चलकर धीरे धीरे 1857 आते आते तक भारत के 63% भूमि पर और भारत की जो कुल आबादी था उसका 78% आबादी पर जो है वह अपना कब्जा स्थापित कर चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। मतलब यह जो 63% जो है भूभाग और 78% जनसंख्या पर प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट जो है शासन था, और अप्रत्यक्ष रूप से बाकी अन्य भागों पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रभावी था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपनी नियंत्रण में ले चुकी थी। इस तरह आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोगों से अनुरोध है कि यह चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए, और किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी अन्य लोगों के पास भी पहुंचे, और साथ में आपको नए अपडेट्स या नए जानकारियां जो है आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद आप सभी को इसे देखने के लिए।